बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। प्रोफेशनल लाइफ में एक जुमला कहा जाता है जब कहीं सोचना हो, गौर करना हो कि आइए ज़रा लाउड थिंकिंग करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा लोगों के दिमाग उस बात पे मुर्तकिज़ हों और उस पर गौर करें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक ज़माना था जब लोग जापान के माल को या जर्मनी के माल को जिस पर मोहर लगी होती थी तो उसका मतलब होता था क्वालिटी, उसका मतलब होता था क्वांटिटी। फिर चाइना का माल आना शुरू हुआ तो पता चला कि पैकिंग भी ठीक होगी लेकिन उसकी गारंटी कोई नहीं है, और हम उसी के होले होले आदी होते चले गए। चाइना की चीज़ें किसी भी शक्ल की हों, किसी भी प्राइस की हों, उसमें से किसी की भी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं होता। और दुकानदार कहते हैं घर जाके अगर इसने जवाब दे दिया ना चला तो हमारा कोई ज़ुम्मा नहीं है। जापानी क्वालिटी, चाहे वो आप माइक्रोवेव लेते थे, चाहे वो जूसर लेते थे, चाहे इस्त्री लेते थे, मुझे याद है जहेज़ में मिली हुई चीज़ें 20-20, 25-25 साल के बाद भी काम आ रही होती थी। और इवन उनका जो प्लास्टिक होता था इस्त्री का, फ़िलिप्स का या नेशनल तो बाद में आना शुरू हुई, और उनके प्लास्टिक पे कोई खुर्च तक नहीं आती थी। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई चाहे तो क्वालिटी इतनी अच्छी कर सकता है। मैं जिन दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में TQM पढ़ा रहा था, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये जो बच्चे वहाँ MPhil कर रहे थे उनको मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। तो हमारा एक स्टूडेंट जापान गया तो वापस आके उसने कहा कि सर एक अनोखी बात आपको बताऊं कि टोक्यो करीब एक कारखाना है कि जहां मुख्तलिफ कार कंपनियों के बनते हैं पुर्जे, तो मैं उसे विज़िट करके आया हूं। उसने कहा कि वहाँ मिसाल के तौर पे जो टोयोटा की जो चीज़ें बनती हैं तो इसमें वो 1 लाख पे एक गलती का इम्कान रखते हैं, यानी इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि 1 लाख पुर्जे बने तो एक गलती हो सकती है। लेकिन वहीं अगर होंडा के पुर्जे बने तो वो 10 लाख बने तो एक गलती की वो गुंजाइश देते हैं। आपको पता दुनिया भर में टोयोटा की ब्रेकें फेल हो जाती हैं, होंडा की नहीं फेल होती। अच्छा, तीसरी वहाँ मित्सुबिशी थी, ये उनसे भी ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस थे। तो एक ही मशीन, एक ही कारखाना 3 लेवल की क्वालिटी को क्रिएट कर सकता है। ये कब होता है? जब उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग की होगी, सोचा होगा, क्वालिटी के मेयारात तय किए होंगे। मुझे ये बात इसलिए रिलेट करनी पड़ रही है आपके साथ कि पिछले कई वर्षों से जब मेरे पास बच्चियाँ और उनकी वालदाएँ रोती हुई आती हैं, इतनी खूबसूरत, इतनी डिसेंट, यानी लाहौर के अगर उम्दा तरीन घरों की हम एग्ज़ाम्पल लेना चाहें, माली तौर पे कोई मैच ही कोई नहीं, अगर समाजी तौर पे कोई कुर्बो जवार में भी नहीं। और ज़ाहिर है इन लोगों की बच्चियाँ आमतौर पे खूबसूरत भी होती हैं, ग्रूम्ड भी होती हैं, पर क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं। और नतीजतन जो शादियाँ करोड़ों रुपए के खर्चे से धूमधाम से होती हैं वो चंद दिनों या चंद हफ्तों के बाद कोलैप्स हो जाती। ये तो चाइनीज़ माल के बारे में कहा जाता था कि उसकी कोई गारंटी नहीं है, घर जाते हुए ना चली तो हमारा ज़ुम्मा ओश पोश। इंसानों के बारे में और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ के लोगों के बारे में तो ये कभी नहीं कहा जा सकता। मैं आपको दुख वाली बात बताऊं कि अगर हमारा जो मैच मुबारक है ये हमने स्टार्ट किया था चंद दोस्तों की वजह से, वो अपनी बच्चियों के लिए परेशान थे, अपने बेटों के लिए परेशान थे, तो हमने उनको कुछ लोगों से मिलाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम बनना शुरू हुआ। अच्छा, अब हालत ये है कि अगर 300-350 रिश्ते मौजूद हैं तो उनमें से 200-250 ऐसी बच्चियों के हैं जिन्होंने वहाँ जाके अपनी क्वालिटी का इजहार नहीं किया, और कुछ ही दिनों के बाद किसी भी बात पे कुछ ने कुछ वक्त लिया, 1 साल लिया, 1.5 साल लिया, तो रिश्ता तोड़ के वापस घर आके बैठ गई। चूँकि उनको मान था घर बड़ा है, माँ बाप बड़े हैं, उनके असरात हैं, कोई मसला ही नहीं है। मैं इनको क्या समझती हूँ, जो उन लोगों ने तवक्को किया था जिस मोहब्बत का, जिस केयर का, जिस दानिश का, जिस अक्ल का, जिस हम्बलनेस का, या उस ख़ानदान के अंदर यूँ समझें मर्ज होने का। दुनिया में बड़े बड़े बिजनेस मर्ज होते हैं,
तो ये भी 2 ख़ानदान है जो जिनका मर्जर हो रहा है, तो ये बच्चियाँ वो कामयाबी से नहीं कर सकी। अच्छा, मर्जर को तोड़ते हुए उनके दिल पे इतना सा दुख भी नहीं होता, यानी आते हुए या दोनों किसी बात पे लड़ते हुए हमारे यहाँ कोई प्रोसेस ही नहीं है कि जिस पे लड़की के वालिदैन ज़रा बैठ के उस मामले को सुलझाने के लिए तैयार हो या अपनी बेटी को समझाने के लिए तैयार हो कि मेरे बच्चे, इट्स नॉट ए जोक, हम तुम्हें ले आएंगे, हम तुम्हें ओन भी कर लेंगे। लेकिन ये आसानी नहीं है। पहली दफ़ा अगर इतनी धूमधाम से शादी हुई थी तो अगली दफ़ा उतनी धूमधाम से नहीं होगी, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू ख़राब हो जाती है, आपकी फेस सेविंग बाकी नहीं बचती। मेरे पास कई दफ़ा ऐसे ख़वातीन का प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक एक 2 बच्चों के बाद वो अपने मियों से नाराज़ होके रूठ के और उनसे अब चाहती हैं कि हम अलहदगी हो जाए। इससे भी अगली स्टेज पे बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनके 1 या 2 बच्चे डिफेक्टिव होते हैं, माजूर होते हैं, ज़हनी तौर पे कोई ना कोई उन्हें ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अब उनकी सारा दिन और सारी रात उन्हीं को संभालते गुजरती है और मियाँ बाज़ वक़्त तंग पड़ते कि घर में शोर ज़्यादा है, घर में गंदगी है, घर में सफाई नहीं है, घर में क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म हो गई है। तो उस बात को समझने की बजाय, उस बात को एड्रेस करने की बजाय, उस बात को अकोमोडेट करने की बजाय वो कहते हैं ठीक है तो मुझे तलाक दे दो। ये जुमला ऐसे मुंह पे आता है जैसे ये दुनिया का सबसे आसान काम हो। उनमें से कुछ ख़वातीन को मैं समझाने में कामयाब हुआ कि तुम्हारा अपना मियाँ इन माजूर बच्चों को केटर नहीं कर पा रहा, उनका शोर नहीं सुन पा रहा, उनके लिए रात को जाग नहीं पा रहा, और उनके लिए कमाते हुए तुम उनकी बीवी हो, फिर भी वो घर की सफाई सुथराई से मुतमईन नहीं है। कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे के माजूर बच्चों के लिए क्यों कुर्बानी देगा? वो इनके लिए क्यों जागेगा? वो इनके लिए क्यों कमा के खिलाएगा? लोग तो अच्छे खासे भली खूबसूरत लड़कियों के बच्चों के लिए भी कमाने के लिए तैयार नहीं होते। कहते अपनी माँ के घर छोड़ के आओ, मेरे पास आना तो मेरे साथ ज़िंदगी, हमारे बच्चे होंगे, मैं किसी के बच्चों को क्यों पालूं? यानी ये जुमला बुनियादी तौर पर आपकी तरबियत में कमी का इजहार करता है कि आप हालात की ज़रा सी नरमी से सख्ती की तरफ जाते हुए चीज़ों को संभालने के काबिल नहीं रहते। आपके मिजाज में इतनी नज़ाकत है, इतनी शहज़ादगी है कि ये सोचे बिना कि मैं ये जुमला कहने के बाद जो अपना घर तोड़ूंगी। अब सोचिए, मैं अभी जब गुजारिश कर रहा था कि इन 300-350 रिश्तों में बेशतर बच्चियाँ वो हैं जो डिवोर्सी हैं, बेशतर वो बच्चियाँ हैं जिनके अब रिश्ते होने साथ 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, और माँ बाप बिल्कुल कलपने वाली कैफियत है कि कहीं रिश्ता हो जाए। लेकिन जब कहीं होने लगता है तो फिर वही माँ बाप या वही लड़की दरमियान में कहती नहीं, इससे अमीर चाहिए, इससे खूबसूरत चाहिए, इससे स्टेबल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। अल्लाह के बंदो, तुम अब भी इस चीज़ को समझने पे तैयार नहीं हो कि तुम्हारी पोजीशन अब वो रैपिंग पैकिंग वाली नहीं है। तुम्हारा लाड अब उस तरह नहीं उठाया जाएगा। तुमने अपनी मर्ज़ी से अपनी ब्रांड को ख़राब किया, अपनी मर्ज़ी से अपना जो रैपर था उसको ज़ाया कर दिया। अब तो ये ओपन है, इस्तेमाल शुदा। इसके लिए शर्त आपकी नहीं चलेगी, पसंद आपकी नहीं चलेगी। इट वुड बी अ कंप्रोमाइज रिलेशनशिप। सो बजाय इसके कि अपने आप को चाइनीज़ मॉडल पे ले जाके बिल्कुल इस तरह का बना दिया जाए कि जिस घर में जाएं जाके घर तोड़ दें और जो आपसे तवक्को हो। आपको याद है ये जो होते थे पंखे गर्मियों में लगाए जाते थे खस वाले, इनके अंदर इतनी बड़ी बड़ी मोटरें होती थी जो पानी को पकड़ती थी, चलाती थी। 8-8, 10-10 साल वो काम करती रहती थी। अभी इतनी इतनी सी आ गई हैं 500-500 की, और वो उसके अंदर डाल देते हैं। 4 दिन चल गई, नहीं चली तो ठुस। इंसानों की ज़िंदगी को तो इस तरह नहीं होना चाहिए, और लड़कियों की ज़िंदगी को तो ख़ास तौर पे होना चाहिए। आप जितनी मर्ज़ी पढ़ जाओ, PhD कर लो, MBA कर लो, MBBS कर लो, मेरे बच्चे जो फेस सेविंग है इसका ताल्लुक़ आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से है, इसका ताल्लुक़ आपके वालिदैन की रिस्पेक्ट से है। जब आप ज़रा सी बात पे उजड़ के घर आते हो तो फिर आपको अपने ससुराल के बारे में पूरा इल्ज़ाम फ्रेम करना पड़ता है। उसमें से एक सच होगा, 9 झूठ होते। फिर आप वो 9 झूठ बोलते बोलते उस पर बिलीव कर लेते हो कि यस यही सच था। फिर किसी एक की मिन्नत, फिर किसी दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर अजीज़ों के पास, फिर माइयों के पास, फिर रिश्ते वालों के पास। अच्छा,
پھر جا کے سب سے لڑائی بھی ہو کیوں نہیں رہا؟ ہماری لڑکی میں کیا کمی ہے؟ اتنی خوبصورت ہے، اتنی کومل ہے، اتنی نفیس ہے، اتنی پڑھی لکھی ہے، 2 پیارے پیارے بچے ہیں۔ یہ سب باتیں سچ ہیں، پر آپ کے لیے اس بات کا دھیان تو آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا جب آپ نے وہاں دھیان نہیں کیا، اور جو کوالٹی آپ کو عمر بھر کے لیے شو کرنی تھی، چھوٹا موٹا مسئلہ ہوا، ڈانٹ دیا، ساس نے ڈانٹ دیا، سسر نے ڈانٹ دیا، میاں نے ڈانٹ دیا، کسی بات پہ سمجھانے کی کوشش کی، مزاج کا فرق ہو گیا، اللہ کے بندو اب جو آ کے خوار ہو رہے ہو، اب جو جگہ جگہ آپ کو ماتھا ٹیکنا پڑ رہا ہے، اب جو جگہ جگہ لوگوں کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے، اب جو جگہ جگہ 10 باتیں چھپانی پڑتی ہیں، تو اس کی نوبت سے بچ سکتے تھے۔ برین سٹارمنگ صرف بزنس میں نہیں ہوتی، برین سٹارمنگ صرف پیسے کمانے میں نہیں ہوتی، برین سٹارمنگ کو کبھی کبھی اپنی خوشی کو بچانے کے لیے بھی کرنا چاہیے، کبھی کبھی پورے خاندان کو مل کے بیٹھ کے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو رشتہ بیٹے کا یا بیٹی کا ہم کرنے لگے ہیں، اس کو سسٹین کرنا یہ ہٹ اینڈ ٹرائل نہیں ہے۔ زندگی کو ہٹ اینڈ ٹرائل نہ بنائے کہ چل گیا تو چل گیا، نہیں چلا تو پھر دیکھ لیں گے۔ اس ہٹ اینڈ ٹرائل نے ہزاروں نہیں، لاکھوں گھروں کو، لاکھوں دلوں کو، لاکھوں آنکھوں کو اجاڑ دیا ہے، اور یہ ویران آنکھیں، یہ ویران دل جو چاہتے ہیں وہ ان کے لیے موجود نہیں ہے، کیونکہ جس نے چاہنا ہے اس کی اپنی شرطیں ہیں، اور اس کو برانڈڈ، اور اس کو کورڈ، اور اس کو بالکل نیو چیز دستیاب بھی ہے، اور اس کی تلاش بھی ہے۔ سو آپ کا اب جو ہوگا زندگی میں، یہ دوبارہ ہٹ اینڈ ٹرائل، سبارہ ہٹ اینڈ ٹرائل، دس از ناٹ لائف۔ زندگی مشینوں سے فرق ہے، زندگی اپنی لرننگ کے ساتھ، اور اپنے عزم کے ساتھ، اور اپنے یقین اور ارادے کے ساتھ ہوتی ہے کہ میں جس خاندان کی بیٹی ہوں، اس خاندان کو میں وہاں بھی عزت دلاؤں گی، اور اس کے لیے پریشانی یا پشیمانی کا باعث نہیں بنوں گی۔ ذرا سوچئے، ممکن ہے کوئی رستہ نکلے اور آپ آنے والے برسوں میں کسی بڑے دکھ سے بچ سکیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام۔